नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी की प्रीवियस क्लास में हम लोग मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और मौलिक अधिकारों के बारे में हमने बताया था आपको कि मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। और ये मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने जानकारी कर ली थी और इसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 21 तक चर्चा की थी प्रीवियस क्लास में। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अनुच्छेद 22 उस पर चर्चा करेंगे और उसी के अंतर्गत दोस्तों निवारक निरोध कानून जो अभी तक बने हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। निवारक निरोध कानून दोस्तों हमारे जैसे मीसा, एनएसए, टाडा, पोटो, इन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 इसमें जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें यह वर्णन किया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दोस्तों हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारे संविधान जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो दोस्तों अनुच्छेद 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो दोस्तों कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 22A में जो अनुच्छेद 22 का ए उपखंड है दोस्तों, उसमें वर्णन किया गया है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दोस्तों हिरासत में लेने का कारण बताना होगा और उसे वकील से परामर्श का समय दिया जाएगा। दोस्तों जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा उसको हिरासत में लेने का कारण बताना होगा और उसे किसी भी वकील से परामर्श लेने का समय दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 22A में वर्णित है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 22B जो है, इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 22 में यह वर्णन किया गया है कि जो भी हिरासत में लिया गया व्यक्ति है या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में उपस्थित किया जाना चाहिए। और दोस्तों जो ये 24 घंटे का समय है इसमें आने और जाने के समय को छोड़कर, आने और जाने के समय को नहीं जोड़ा जाएगा, उसके जो यात्रा का समय होगा उसको नहीं जोड़ा जाएगा, उसके अंदर जितना ये 24 घंटे का टाइम होगा उसी केवल देखा जाएगा दोस्तों। तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 22C, इसमें दोस्तों अनुच्छेद 22C पर ही आज हम चर्चा करेंगे। इसी में निवारक निरोध कानून के बारे में जानेंगे। दोस्तों 22C कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उपर्युक्त उपबंध नहीं लगेंगे। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो है वो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होता है तो ये जो उपर्युक्त यानी 22A और 22B की स्वतंत्रता है ये उपबंध नहीं लागू होंगे। यानी उसे ना तो वकील से परामर्श करने का वो दिया जाएगा और ना 24 घंटे के अंदर, ये ऐसा कुछ नहीं। तो उपर्युक्त ये जो उपबंध हैं वो नहीं लागू होंगे। तो दोस्तों निवारक निरोध कानून जो हैं वो आज तक कितने लागू हुए हैं और कैसे कैसे हुए हैं तो उन पर चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों निवारक निरोध कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6, दोस्तों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 हैं, 5 और 6 ये निवारक निरोध संबंधी कानूनों का प्रावधान करते हैं। 3, 4, 5 और 6 ये जो हैं 22 के, ये दोस्तों निवारक निरोध संबंधी जो कानून हैं उनका प्रावधान करते हैं। उसके बाद दोस्तों इन निवारक निरोध कानूनों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को शांति भंग की स्थिति में गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों
निवारक निरोध कानून में किसी भी व्यक्ति को शांति भंग की स्थिति में गिरफ्तार किया जा सकता है भले ही उसने अपराध ना किया हो। दोस्तों इसका मतलब ये है कि निवारक निरोध कानून का अर्थ है कि अपराध को रोकना नहीं होता है, कि अपराध करने से पहले ही रोकना। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि अपराध करने से पहले ही रोकना। तो दोस्तों व्यक्ति शांति भंग की स्थिति में गिरफ्तार किया जा सकता है भले ही उसने अपराध ना किया हो, केवल प्लान ही बना रहा हो दोस्तों, तभी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके पहले ही। तो दोस्तों उसके बाद निवारक निरोध कानून में इसका उद्देश्य दोस्तों व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। दोस्तों निवारक निरोध कानून का अर्थ है कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं निवारक निरोध कानून से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी इनका फुल फॉर्म पूछता है तो कब लागू हुए या कब खत्म किए गए, और इनके बारे में आपको जानकारी होना भी चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग मीसा दोस्तों यानी MISA मीसा पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये मीसा जो है वो मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, दोस्तों मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। उसके बाद दोस्तों NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसे ही दोस्तों रासुका कहा जाता है। अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों ये जो मीसा है इसकी अगर हिंदी की बात करें तो मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 की हिंदी हो जाएगी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। और दोस्तों अगर हम NSA की बात करें तो NSA आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसे ही रासुका कहा जाता है। और रासुका दोस्तों ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रा से हो जाएगा राष्ट्रीय, सु से हो जाएगा दोस्तों सुरक्षा, और का से कानून। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 का है। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा टाडा। ये जो दोस्तों टाडा है इसका टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज 1985। दोस्तों टाडा का फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज 1985। तो दोस्तों टाडा का अगर हिंदी हम बात करें तो आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोध कानून, गतिविधियों का निरोध कानून है ये दोस्तों, गतिविधियां निरोधक कानून है ये जो हमारा टाडा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम पोटो की बात करें, तो दोस्तों ये पोटो जो है इसकी हिंदी हो जाएगी, इसका ये दोस्तों फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। दोस्तों ये पोटो जो है यही आगे चलकर पोटा बना, ये जब एक्ट बन गया तो ये पोटा बन गया, पोटो, तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस की जगह पर एक्ट हो गया तो ये पोटा हो गया दोस्तों। और अगर इसकी हिंदी की बात करें तो दोस्तों इसका ये हो जाएगा पोटो का प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो 2001 का है, इसका ये होगा दोस्तों आतंकवाद गतिविधि रोकथाम कानून 2001। तो सबसे पहले हम निवारक निरोध कानून 1950 पर चर्चा करते हैं दोस्तों। निवारक निरोध कानून 1950 जो है वो भारत की संसद में 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों ये कब पारित किया गया पहला निवारक निरोध अधिनियम? संसद में 26 फरवरी 1950, ये डेट याद रखना दोस्तों, को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया। और दोस्तों इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना है। दोस्तों ये प्रतिकूल कार्य से रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिकूल वर्ड ध्यान रखना दोस्तों। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। उसके बाद दोस्तों इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था। ये जो निवारक निरोध अधिनियम 1951 था, इसको 1 अप्रैल 1951 को दोस्तों समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा, अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। दोस्तों ये जो निवारक निरोध कानून था ये 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हो गया। उसके बाद दोस्तों जब यह कानून समाप्त हो गया तो उसके बाद अगला कानून मीसा बनाया गया 1971 में ही। मीसा दोस्तों मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 मीसा होता है दोस्तों। और अगर इसकी हिंदी अभी हमने आपको बताई थी दोस्तों, इसकी हिंदी हो जाएगी
आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 दोस्तों मीसा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 21 माह नजरबंदी का प्रावधान था। दोस्तों, ये कितने कठोर कानून है आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ध्यान से दोस्तों देखना कि मीसा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 21 माह नजरबंदी का प्रावधान था। और दोस्तों, ये जो 44वां संविधान संशोधन 1979, दोस्तों यहाँ पर 1979 होगा, 1979 44वां संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था, और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। दोस्तों, ये जो 44वां संवैधानिक संशोधन था 1979 में जो हुआ, इसके प्रतिकूल था, और इस कारण ये मीसा को 1979 में ही समाप्त होना पड़ा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अगला हमारा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दोस्तों 1980, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का है। और दोस्तों, यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा, दोस्तों अगर प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति की या किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा तथा सद्भाव को खतरा है, दोस्तों इसमें प्रशासन को अगर लगता है कि किसी व्यक्ति से या किसी शख्स से देश की सुरक्षा तथा सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में लिया जाता है। तो दोस्तों, रासुका क्या है आप लोग समझ गए होंगे कि जब सरकार को या प्रशासन को लगता है कि कोई शख्स की वजह से देश को खतरा है या देश या सद्भाव को खतरा है, तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों, इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को, इस कानून के तहत जो NSA हमारा है, इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जाता है। दोस्तों, बिना जमानत के ही 3 महीने की हिरासत में रखा जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर इसकी अवधि 3-3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। और दोस्तों, इसकी जो अवधि है 3 महीने तक तो बिना जमानत के रखा जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर इसकी अवधि 3-3 महीने बढ़ाई जा सकती है। और अगर बात करें दोस्तों, इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 महीने से अधिक 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, और किसी भी हालत में दोस्तों ये 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है 3-3 महीने की अवधि बढ़ाकर, और किसी भी हालत में 12 महीने से अधिक की अवधि तक नहीं रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये 12 महीने से अधिक की अवधि तक या नहीं रखा जा सकता है व्यक्ति। उसके बाद हमारा अगला चौथा ये कानून लागू हुआ था टेररिस्ट यानी टाडा। दोस्तों, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज 1985, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज 1985 यानी टाडा दोस्तों। और टाडा जो है हमारा दोस्तों आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून है। इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों निवारक निरोध कानून के अंतर्गत अब तक का जो कानून, जितने भी कानून अब तक बने थे दोस्तों, उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। दोस्तों, ये लाइन याद रखना, ये जो टाडा था, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें सबसे अधिक प्रभावी और सबसे अधिक कठोर कानून टाडा था। और दोस्तों, इसको सबसे पहले अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था। इसे जो टाडा था सर्वप्रथम अध्यादेश के जरिए लागू किया गया। दोस्तों, ये लागू करने का रीजन क्या था? पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के चलते सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए इसे कानून बना दिया गया। दोस्तों, पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, और इसमें सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए इसे कानून बना दिया गया, यानी टाडा को कानून बना दिया गया। और दोस्तों, इसमें संदिग्धों की गिरफ्तारी, जमानत, रिमांड इत्यादि के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, ये अब तक का बना सबसे कठोर कानून था, और ये पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के चलते सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए इसे कानून बनाया गया, और ये सर्वप्रथम दोस्तों अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था। और इसमें दोस्तों संदिग्धों को गिरफ्तारी, जमानत, रिमांड इत्यादि के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए थे। और इसका एक दोस्तों विवादास्पद प्रावधान जांच से पहले ही रिमांड, दोस्तों इसका एक विवादास्पद प्रावधान जांच से पहले की रिमांड की अवधि को 1 साल के बढ़ाने को लेकर था। दोस्तों, इसका विवाद ये जो था कि जांच से पहले जो रिमांड
जांच से पहले रिमांड की अवधि को 1 साल को बढ़ाने के लिए विवाद हुआ और तमाम विरोधों के बीच दोस्तों, तमाम विरोधों के बीच टाडा जो था वर्ष 1985 में समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों तमाम विरोधों के बाद टाडा जो था, टाडा कानून ये जो 1985 में समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनका फुल फॉर्म क्या है और ये कब लागू हुए और कब ये समाप्त किए गए, बस इतना ही आपको याद रखना है। एक बार अगर आप ध्यान से इनकी डेट याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसमें अगर टाडा की बात करें तो इसमें गिरफ्तार लोगों की जमानत को मुश्किल बना दिया गया था। और दोस्तों इसमें जो टाडा था इसमें गिरफ्तार लोगों की जमानत को मुश्किल बना दिया गया था और इसी तमाम विरोधों के बीच टाडा कानून को 1985 में समाप्त करना पड़ा। उसके बाद अगला हमारा दोस्तों कानून है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, यानी दोस्तों पोटो। अब हम लोग पोटो पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगर हम पोटो की बात करें दोस्तों तो ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 का जो हमारा अधिनियम है ये आतंकवाद गतिविधि रोकथाम कानून है और दोस्तों इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। तो दोस्तों ये पोटो लागू कब हुआ, तो 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था पोटो। और दोस्तों पोटो जो है वो टाडा का ही एक रूप है दोस्तों, पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम द्वारा 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोटो। पोटो के तहत दोस्तों 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। और दोस्तों आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आतंकवादी को तो दंडित किया जाएगा या आतंकवादियों से संबंधित सूचना छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान पोटो में है। और दोस्तों इसमें पुलिस शक पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों अगर इसमें पुलिस को किसी भी व्यक्ति पर शक है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। तो दोस्तों 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है, लेकिन शक के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पोटो जो था वो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बन गया, यानी दोस्तों एक्ट बन गया। और जब ये एक्ट बन गया तो ये पोटा हो गया दोस्तों। जिस 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के साथ ही यह पोटा हो गया दोस्तों। और 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये समाप्त कब हुआ, 21 सितंबर 2004 को पोटा जो था वो समाप्त कर दिया गया अध्यादेश के द्वारा। और उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये दोस्तों जो पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। तो दोस्तों पोटा जो है इसके अंतर्गत व्यक्ति अपील तो कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यह अपील भी 3 महीने की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकती है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये देखे हैं कि जो भी निवारक निरोध कानून अभी तक लागू हुए हैं और ये कैसे हैं। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये जो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके बारे में भी आप लोगों ने जानकारी की। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।